हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है काउंटर स्ट्रक कॉइन्स। काउंटर स्ट्रक कॉइन्स क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो बॉक्स है, ये हमें ये बताएगा कि कॉइन्स कैसे एक मीडियम के तौर पर काम कर सकते हैं, जहां पर हमें दो कंटेम्प्ररी रूलर्स, अगर वो एक दूसरे के दुश्मन थे या कंटेम्प्ररी थे, स्पेशली उनकी दुश्मनी ये सिक्कों के माध्यम से कैसे समझी जा सकती है, और सिक्के कैसे हमें मदद कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी टेक्सचुअल सोर्स या इंस्क्रिप्शन, कि कौन सा राजा पहले आया और कौन सा बाद में आया। सिक्कों से हमें इस प्रकार की हिंट कैसे मिल सकती है, इसको हम जानेंगे। और जो बेस होगा हमारी डिस्कशन का इन सब चीज़ों का, जो मैंने आपको बताया कि कंटेम्प्ररी रूलर्स, दूसरी चीज़ उनके बीच में दुश्मनी, तीसरी चीज़ कि क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, और ये तीनों काम हम जो जानेंगे वो सिक्कों के माध्यम से ही जानेंगे, कॉइन्स को ही बेस बनाकर जानेंगे विदाउट रेफरिंग टू एनी टेक्सचुअल सोर्स या इंस्क्रिप्शन। क्योंकि देखो, टेक्सचुअल सोर्स या इंस्क्रिप्शन को रेफर तभी करा जा सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अवेलेबल भी होने चाहिए। अगर उनकी अवेलेबिलिटी ही ना हो हमारे पास, तो हम कैसे बात कर लेंगे कि सिक्के, नॉट सिक्के सॉरी, टेक्सचुअल सोर्सेज या इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं, और सिक्कों की जो कहानी है वो कुछ और बयां कर रही है। हमारे पास टेक्सचुअल सोर्सेज और इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल होने भी तो चाहिए डिस्कशन के लिए, राइट। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो आज से पहले आपने शायद से कहीं पर भी नहीं सुना होगा, डैट इज काउंटर स्ट्रक कॉइन्स। काउंटर स्ट्रक कॉइन्स दोस्तों देखो कैसे काम करते हैं। मान लो कि कोई एक राजा है एक एरिया के अंदर, और ये यहाँ पर इसकी सबसे पहले डायनेस्टी है, इनका जो खानदान है यहाँ पर चला आ रहा है, बड़े टाइम से ये रूल कर रहे हैं। रूल करते करते इन्होंने कुछ जो सिक्के हैं वो यहाँ पर मिंट करवाए। उन सिक्कों के ऊपर एक कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कोई एक जो चेहरा है वो बन रखा है यहाँ पर कुछ सिंबल्स जो हैं वो बन रखे हैं। अब क्या होता है, कोई एक नया रूलर आया जिसकी डायनेस्टी हो सकती है कि सेकंड डायनेस्टी हो, बड़े टाइम तक फर्स्ट डायनेस्टी रूल करती रही, उनके रूल को टर्मिनेट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया इस सेकंड डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। और इन्होंने क्या करा, नए सिक्के इशू नहीं करवाए। नए सिक्के, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं, सेकेंड डायनेस्टी के रूलर्स ने किसी भी प्रकार के नए सिक्के जो हैं उसको इशू नहीं करा, बल्कि इन्होंने क्या करा, जो फर्स्ट डायनेस्टी के जो सिक्के हैं उसके ऊपर कुछ जो नकाशी हो रखी है, मैंने आपको क्या क्या बताया, चेहरा बन रखा है, कुछ लिख रखा है, कुछ सिंबल है, कैसे भी करके फर्स्ट डायनेस्टी की मर्जी की उन्होंने कुछ भी करके अपने सिक्के जिस भी तरीके से उनको मिंट करवाने थे, उसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पर कुछ नकाशी बनवाई, जो बैक साइड है उधर कुछ नकाशी बनवाई, जिसको हमने क्या सीखा था, फ्रंट साइड को हम कहते हैं ऑब्वर्स साइड, और बैक साइड को हम लोग कहते हैं रिवर्स साइड। सेकेंड डायनेस्टी के रूलर्स ने, अब ध्यान से सुनना, क्या करा, इस फर्स्ट सिक्के के ऊपर अपना नया प्रकार का जो चेहरा है वो बनवा दिया, इस स्क्रिप्ट के ऊपर एक नई प्रकार की स्क्रिप्ट लिखवा दी, और यहाँ पर जो सिंबल है उसके ऊपर एक नई मिंटिंग कर दी। यानी कि पुरानी डायनेस्टी के राजाओं ने जिस भी प्रकार से, डायनेस्टी के लोगों ने, राजाओं ने जिस भी प्रकार से सिक्कों को मिंट कर रखा था, सेकेंड डायनेस्टी के रूलर्स ने इसी के ऊपर एक नई प्रकार की नकाशी बनवा दी, और पुरानी वाली जो नकाशी है वो एक तरीके से कहाँ पर चली गई, वो चली गई बैकग्राउंड के अंदर। अब उसके ऊपर ये जो नए प्रकार का जो थप्पा लगा, जो स्टैंप लगा, जिसको स्ट्रक करा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स के ऊपर इस तरीके का, अगर आप मेटल का एक औजार लेकर यहाँ पर इसके नीचे कुछ बन रखा है, मान लो कि यहाँ पर ABCD लिख रखा है, इसको आप जोर से किसी मेटल के ऊपर मारोगे तो यहाँ पर भी ABCD लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ डिज़ाइन है
और इसको नए डायनेस्टी के रूलर्स ने, जो कि पुरानी डायनेस्टी के रूलर्स के जो सिक्के ऑलरेडी इशू हो रखे थे उन पे कुछ भी बन रखा था, लेकिन इस टूल को इतनी जोर की, जिसको हम क्या कहते हैं डाई स्ट्रक करना, इस डाई को इतनी जोर की नए सिक्कों पर मारा कि ये जो नई पहचान थी सिक्कों की वो बन गई, पुराने सिक्कों के ऊपर ही बन गई। आई रिपीट माई वर्ड्स, नए सिक्कों की पहचान पुराने सिक्कों के ऊपर ही बन गई, और जो सिक्के ऑलरेडी लोगों के बीच में किसी की इकोनॉमी में, रीजन में, किंगडम में सर्कुलेशन में थे, लोगों को उन मनी को क्या होता हुआ नहीं देखना पड़ा, लोगों को एक असहूलियत फील ना हो, डैट इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन, उसका सामना ना करना पड़े। जैसे 2016 में भारत के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसको हम क्या कहते थे, नोटबंदी। तो यहाँ पर नोट की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिक्कों की बात हो रही है, तो सिक्का बंदी ना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं, मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ सिक्का बंदी। सिक्का बंदी ना हो, लोगों को असहूलियत ना हो, नए रूलर को, नए डायनेस्टी को लोग पहचाने, मान्यता दें, और वो लोगों को असहूलियत फील ना करवाएं, ताकि उनके रूल का विरोध प्रदर्शन ना हो जाए जनता के बीच में, जनता रूठ ना जाए, जनता से लगाव, उनका प्यार, उनका जो टैक्सेशन है वो बरकरार रहे। इसलिए पुराने सिक्के सर्कुलेशन में जो हैं, लोगों को बोला जाएगा आप कुछ टाइम के लिए इसको हमें दो, हम डाई स्ट्रक करेंगे इसके ऊपर, नए प्रकार की मिंटिंग सेम सिक्कों के ऊपर कर देंगे, जो सेम मेटल के सिक्के आप लेकर घूम रहे हो उसी के ऊपर मिंटिंग हो जाएगी। इसको हम कहते हैं काउंटर स्ट्रक। इसलिए यहां पर हम कोई, देखो जो स्ट्रक है उसका मतलब होता है ठोकना, यहां पर हम कोई नए सिक्के नहीं बना रहे हैं कि आपने डाई ली, एक आपके पास मेटल की शीट अवेलेबल है, उसके ऊपर आपने एक फ्रेश तरीके से चेहरा बनाया, यहां पर कुछ एक अपनी स्क्रिप्ट लिखी, यहां पर आपने एक प्रॉपर तरीके से अपना कोई नया सिंबल बनाया। आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप एक फ्रेश मेटल की शीट नहीं ले रहे हो, ऑलरेडी जो मेटल सर्कुलेशन में है, जो कि सिक्कों के तौर पर सर्व कर रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर एक नई प्रकार की नक्काशी करवा रहे हो, ताकि जो पुराने प्रकार की जो नक्काशी है वो चली जाए बैकग्राउंड के अंदर। इसको दोस्तों हम कहते हैं काउंटर स्ट्रक का मॉडल सिक्कों का। ऐसा हमें हर जगह पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये वाले बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो डायनेस्टीज की लड़ाई देखने को मिलती है, उनका कंटेम्प्ररी नेचर देखने को मिलता है, और सिक्कों के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बता रहा था, हमें हिंट भी देखने को मिलता है कि कौन राजा महाराजा या किन की डायनेस्टी पहले आई होगी, किन की बाद में आई होगी। तो यहाँ पर जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है क्षत्रप रूलर्स की और सातवाहन राजाओं की। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, जितनी बेस डेवलप करने वाली बातें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। अब हम डिटेल्ड मैनर से इस चीज़ को समझते हैं। देखो क्या होता है, 1906 में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल डिस्कवरी करते हैं। एक छोटा सा गांव था महाराष्ट्र में जो नासिक है उसके पास, जिसका नाम था जोगल थेम्बी। ठीक है, जोगल थेम्बी एक छोटा सा गांव है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र, नासिक के बॉर्डर पर। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक होड़ मिला। होड़ का मतलब ये होता है कि एक साथ किसी मटके में, घड़े में, किसी एक बक्से में, जब आपको ज़्यादा तादाद के अंदर, मात्रा के अंदर कोई चीज़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं होड़। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 13,250 सिक्के मिले, और वो कोई आलतू फालतू मेटल के नहीं थे, सिल्वर के कॉइन्स थे। ठीक है, और जब उनको क्लोजली स्टडी करा गया आर्कियोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिक्स, हिस्टोरियंस के द्वारा, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो सिक्के हैं ये एक रूलर के हैं जिसका नाम था नहापन। आप इसको नहापना भी कह सकते हो। नहापन के सिक्के थे, जो कि एक राजा था हु बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ क्षत्रप रूलर्स। अब क्षत्रप रूलर्स के अंदर भी कैटेगराइजेशन होती थी, तो प्रॉपरली अगर हम इसको बोले, ही बिलोंग टू द हाउस ऑफ शहारत हाउस, ही बिलोंग टू द हाउस या फैमिली ऑफ, हाउस का मतलब है यहाँ पर फैमिली ऑफ शहारत हाउस। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको जानना है, जैसा कि आप नॉर्मल हिस्ट्री में एक मैक्रो लेवल से डायनेस्टीज के नाम जानते हो, तो दिस नाहपना रूलर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ क्षत्रप रूलर्स, जिसका बेस उसने अपना बना रखा था गुजरात के अंदर इन फर्स्ट सेंचुरी सी। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सिक्के महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के पास एक
जोगलथेम्बी जो गांव था वहाँ पर मिले थे 1906 में। लेकिन जो ये रूलर था नहापना, गुजरात के अंदर इसका बेस था जब ये रूल करता था, फ्रॉम द साइड ऑफ क्षत्रप रूलर्स। एंड फर्स्ट सेंचुरी सीई के सिक्के थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने, न्यूमिस्मेटिक्स ने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त करी इसके बारे में। अब इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक होड़ मिला हमें, एक स्पेक्टिकुलर डिस्कवरी, इसको क्यों बोला जा रहा है कि दिस डिस्कवरी वॉज वेरी मच एक्साइटिंग, एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल डिस्कवरी ये थी, स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी थी ये। सिक्के मिलना ऐसी कौन सी बड़ी बात है? क्या सिर्फ इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि सिल्वर के सिक्के मिल गए और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 13,250 सिक्के। अब यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर रेस करा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी थी, वो इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो 13,250 जो सिक्के थे सिल्वर के, इनमें से न्यूमिस्मेटिक्स ने ये फाउंड करा कि 9,270 जो सिक्के हैं, 9,270 जो ये कॉइन्स हैं, इनके ऊपर काउंटर स्ट्राइकिंग है गौतमीपुत्र सतकर्णी की, जो कि एक राजा था सातवाहन डायनेस्टी का। और सातवाहन डायनेस्टी इस टाइम पर, जिस टाइम पर क्षत्रप रूलर्स का रूल चल रहा था, उस टाइम में इनकी भी एक मेजर पॉलिटिकल ड्राइविंग फोर्स थी, यानी कि इनका भी एक मेजर वर्चस्व था डेक्कन रीजन के अंदर इन अर्ली सेंचुरी सी। और ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है राइटर के द्वारा, काउंटर स्ट्राइकिंग करी गई थी इन सिक्कों के ऊपर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो सिक्के थे यहाँ पे जो हमें मिले ओरिजिनली, यानी कि उसको किसने बनवाया होगा? नहापना ने, ठीक है, क्षत्रप रूलर्स ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द किंगशिप ऑफ नहापना। सेम सिक्कों के ऊपर नई प्रकार की नक्काशी किसने कर दी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। यहां पर नहापना जो है, ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ क्षत्रप रूलर्स, और जबकि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ही बिलोंग टू सातवाहन डायनेस्टी। सेम सिक्कों के ऊपर नक्काशी करी जा रही है, इसलिए ये रिमार्केबल डिस्कवर करी गई थी आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड न्यूमिस्मेटिक्स के द्वारा। और ऐसे सिक्कों को हम बोलते हैं काउंटर स्ट्राइकिंग कॉइन्स या काउंटर स्ट्रक कॉइन्स, जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर शुरू, ये बॉक्स के बारे में डिस्कशन शुरू होने से पहले ही बता दिया लेक्चर की स्टार्टिंग में कि कैसे वर्क करते हैं और काउंटर स्ट्रक कॉइन्स किसको कहा जाता है। तो अब आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नहापना के जो सिक्के हमें मिले हैं, दीज कॉइन्स हैड अ मार्क ऑफ काउंटर स्ट्राइकिंग। तो इस वर्ड को समझने में अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मैंने आपको ईजी वर्ड्स में डायग्राम बनाकर ऊपर समझा दिया है। लेकिन फिर भी राइटर ने यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स का क्या मतलब होता है, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम काउंटर स्ट्राइकिंग करते हैं तो उसका जनरल मीनिंग क्या होता है। तो चलो समझते हैं डिटेल तरीके से कि काउंटर स्ट्राइकिंग का क्या मतलब है। काउंटर स्ट्राइकिंग दोस्तों एक फिनोमेना होता है, और ये जनरली सिक्कों के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो, जहाँ पर जो सिक्के हैं वो एक अथॉरिटी के द्वारा इशू करे गए हैं, मिंट करवाए गए हैं, ठीक है। और उसी रीजन के अंदर सेम सिक्कों के ऊपर, अब उसी रीजन के अंदर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो सिक्के हैं कहीं ना कहीं तो सर्कुलेट हो रहे होंगे, और सेम सिक्कों के ऊपर अगर किसी अन्य अथॉरिटी ने, किसी दूसरे डायनेस्टी, उसके राजा ने या किंग्स ने, कोई भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल फोर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने उसके ऊपर एक नई जो है मार्क जो है, जो डिज़ाइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, अगर वो छोड़ दिए, नई प्रकार की नक्काशी करवा दी, तो हम यहाँ पर सिक्कों को ऐसा मान रहे हैं कि वो जो हैं वो फ्रेश स्ट्राइकिंग मॉडल के सिक्के नहीं हैं, दे आर नॉट फ्रेश स्ट्रक कॉइन्स, जहाँ पर आपके पास एक प्योरली एक नया मेटल का बेस है, उसके ऊपर आप कुछ मिंट करवा रहे हो, सिक्कों की मिंटिंग हुई, फिर उसके ऊपर आपने कुछ स्ट्रक करवाया, डाई स्ट्रक जो है उसको इस्तेमाल करके आपने उसके ऊपर एक थप्पा लगाया, उन सिक्कों के ऊपर कुछ ठोका तो वो सिंबल आ गया डाई का उसके ऊपर। ऐसा नहीं है, सिक्के जैसे बनने थे वो एक पुराने राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनवाए जा चुके हैं, किसी अन्य डायनेस्टी के राजा महाराजाओं ने सेम सिक्कों के ऊपर अपनी एक नई नक्काशी करवा दी, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्राइक थी सिक्कों की, ठीक है, काउंटर स्ट्रक कॉइन्स, मतलब कोई भी कॉइन काउंटर स्ट्रक कॉइन कब बन जाएगा,
जब एक राजा के द्वारा वो इशू करे गए हों और सेकेंड डायनेस्टी के राजाओं महाराजाओं ने, ठीक है, उसके उन सिक्कों के ऊपर जो कि सबसे पहले सर्कुलेशन के अंदर थे, सेकेंड डायनेस्टी के राजा महाराजाओं ने उसी के ऊपर कुछ ना कुछ एक नया सिंबल, एक नई स्क्रिप्ट या कोई भी एक नई चीज गुदवा दी हो, मिंट करवाती हो, नकाशी बनवाती हो। तो ऐसे सिक्के तो हो गए काउंटर स्ट्रक कॉइन्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स ये बोलते हैं जो ओरिजिनली जो थे वो काउंटर स्ट्रक कॉइन्स, यानी कि जब उनके ऊपर सेकेंड डायनेस्टी के राजाओं महाराजाओं ने कुछ भी नई नकाशी नहीं करवा रखी थी, तो उसको हम बोलते हैं अंडर टाइप। अब ये अंडर टाइप है क्या? मैंने जो डायग्राम बनाया था पहले आप इसकी तरफ देखो। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था ना कि ये जो बेस है, जैसे यहाँ पर सेकेंड डायनेस्टी ने ब्लैक कलर से मैंने बनाया था कि ऊपर सेकेंड डायनेस्टी ने नई चीज़ इसके ऊपर गुदवा दी। जो मैंने पिंक कलर से बनाया था वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डायनेस्टी की वो पहचान है। तो जो चीज़ ओरिजिनल थी, जो बैकग्राउंड में थी, इस बैकग्राउंड को हम बोलते हैं अंडर टाइप। और जो नए तरीके से यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो मार्क आया ऊपर सेकेंड डायनेस्टी के द्वारा, हम उसको एक नाम देते हैं ओवर टाइप। यानी कि जो चीज़ बैकग्राउंड में चली गई है वो है अंडर टाइप, जो चीज़ फोरग्राउंड में आ चुकी है उसको हम कहते हैं ओवर टाइप। अगर इसको प्रॉपरली करा जाए, ये जो प्रक्रिया है किसी भी डायनेस्टी के राजाओं महाराजाओं के द्वारा अगर अच्छे से इसको करा जाए, ठीक है, तो रीस्ट्राइकिंग से जो ओरिजिनल अंडर टाइप था, यानी कि जो ओरिजिनल सिक्का था उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था, चित्र था, नकाशी थी, सिंबल था, ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसको समझने के लिए, वो कंप्लीटली इरेज भी हो सकता है। हो सकता है। अब नॉर्मल लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, मतलब नॉर्मल लोग अगर सिक्कों को देखेंगे तो हमें लगेगा ये बैकग्राउंड में शायद से सिक्का वगैरह पुराना हो गया होगा, तो मेटल वगैरह जो है वो सड़ गया होगा, थोड़ा सा रस्टिंग हो गई होगी, इसलिए हमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सिक्कों के ऊपर जो भी हमें लिखा हुआ, चित्र वगैरह बना हुआ दिख रहा है, पहली बात तो क्या है कि आपके और मेरे जैसे लोग बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सिक्कों के अंदर ऐसे तो पहचान नहीं सकते। हम तो यही समझेंगे कि ऊपर जो चीज़ ज़्यादा फ्रेश तरीके से, ज़्यादा क्लियर तरीके से हमें दिख रही है तो वो प्रिजर्व रह गई है, और जो सिंबल्स धुंधले धुंधले से रह गए हम तो यही समझेंगे कि वो रस्टिंग हो गई है उन सिक्कों की, पुराने हो गए हैं, या इतनी अच्छी तरीके से उनकी मिंटिंग नहीं हुई होगी, या फिर जो डाई है वो कुछ ऐसी यूज़ करी गई होगी कॉइन्स को स्ट्रक करने के लिए, कॉइन्स को ठोकने के लिए, उन पर नकाशी देने के लिए, कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट हों और कुछ चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर चली जाएँ, यानी कि मतलब धुंधली नज़र आ जाए। हमें तो ऐसे लगेगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का फ़र्क तो आपके और मेरे जैसे लोग पता लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूमिस्मेटिक्स होते ही वो है जिनका पूरे दिन का काम ही यही होता है, उनकी फील्ड ही यही है, वो प्रोफेशनली इसी फील्ड के कॉइन्स के बारे में प्रॉपर लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर साइंटिस्टों के साथ, आर्कियोलॉजिस्ट के साथ, हिस्टोरियंस की रेफरेंस और मदद लेते हुए वो कॉइन्स के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा जीवन अपना उसको दे रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस काम को प्रॉपरली करा जाए तो रीस्ट्राइकिंग जो है, ये जो पुराने राजाओं महाराजाओं ने जो ओरिजिनल कॉइन्स अगर जो गुदवा रखा होता है, उस पर ओरिजिनल जो सिंबल्स वगैरह बनवा रखे होते हैं, जो कुछ लिखवा रखा है, वो सारी चीज़ें मिट सकती है। लेकिन बड़े सारे केसेस में अगर रीस्ट्राइकिंग अच्छे से नहीं करी गई है, इफ़ इट इज़ नॉट फोर्सफुल इनफ, ठीक है, कि आपने मिंटिंग तो करवाई लेकिन एवं ही करवा दी, आपने मिंटिंग ऐसे ही करवा दी, ज़्यादा फोर्स लगवा कर वैसे नहीं करवाई है, जल्दबाजी में करवा दी है, तो कुछ जो सिंबल्स हैं, जो नकाशी है, यानी कि जो मोटिव्स बने हुए हैं अंडर टाइप पर, और अंडर टाइप एक कॉइन की ओरिजिनल पहचान होती है, उसको आप ओवर टाइप वाले सिंबल्स और मोटिव्स के साथ देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा अज्यूम करा जाता है, जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि इस डिस्कशन में काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन से हम तीन चीज़ें पता लगा सकते हैं कि किसकी किससे लड़ाई है, दूसरी चीज़ कौन एक दूसरे का कंटेम्प्रेरी है, किसका रूल यानी कि पहले आया और बाद में आया, और ये वाला काम जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये हम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज या इंस्क्रिप्शंस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हिस्टोरियंस के द्वारा, जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हो कि हिस्टोरियंस के द्वारा एक एनालिसिस मॉडल प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, आप इसको एक टाइप से स्टोरी मेकिंग भी कह सकते हो कि हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि अगर हम ये काउंटर स्ट्राइकिंग वाली बात को पता कर लें तो इससे एक रेफरेंस, ठीक है,
एक फर्स्ट रेफरेंस कॉइन्स को स्टडी करते हुए इस बात की निकल सकती है कि किसका रूल पहले था और किसका रूल बाद में था। तो अथॉरिटी डैट ओरिजिनली स्ट्रक द कॉइन, और ओरिजिनली जिसने कॉइन को स्ट्रक कर रखा है वो तो बैकग्राउंड में चला गया, उसको आप कहोगे वो अंडर टाइप हो गए, वो सारे मोटिव्स, वो सिंबल्स, वो लिखावट, है ना। तो अथॉरिटी डैट ओरिजिनली स्ट्रक द कॉइन्स मस्ट इन ऑल केसेस हैव बीन अर्लियर, ये पहले के होंगे, यानी कि इनका रूल उस रीजन के अंदर, एग्जांपल के लिए मैं नंबर दे रहा हूं यहां पर कि फर्स्ट रूल इनका, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कंटेम्प्ररी भी हो। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट डायनेस्टी और सेकंड डायनेस्टी का कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रूलर हैं। या फिर हम कभी कभार ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अर्लियर देन वाली बात लिखी हुई है कि फर्स्ट रूल पहले इनका चला, फिर जिसने उन सिक्कों के ऊपर काउंटर स्ट्राइकिंग करवाई, यानी कि ओवर टाइप में कुछ लिखा हुआ है, तो वो सेकंड अथॉरिटी के रूलर्स या सेकंड डायनेस्टी के लोग थे। दो एनालिसिस इससे निकल कर आ सकती हैं, यानी कि रेफरेंस फर्स्ट और रेफरेंस सेकंड हमें ये बताती है, फर्स्ट रेफरेंस हमें ये बताती है जो हिस्टोरियंस करते हैं कि एक तो हम ये जो काउंटर स्ट्राइकिंग वाले जो कॉइन्स से ये जान सकते हैं कि किसका रूल पहले था, जिसका रूल पहले था तो उसके सिक्के जो हैं वो बैकग्राउंड में हैं, जो ओरिजिनल सिक्के उन्होंने बना रखे थे, और जिसका रूल दूसरा था तो सिक्के तो सेम ही है लेकिन उनकी नक्काशी उस बैकग्राउंड के ऊपर की तरफ आ गई है जो फोरग्राउंड में बन गई है, जिसको अगर हम एक्सपर्ट्स की भाषा में समझें तो अंडर टाइप बैकग्राउंड है, ओवर टाइप फोरग्राउंड है। ओके, ये चीज अभी तक टेक्निकल तो नहीं लगी आपको, पहले मुझे बता दो अंजलि, मयूर, मेघा एंड रिया, समझ में आया कि काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या है? क्लियर हुआ? मेघा, क्या यहां पर कोई नए सिक्के इशू करे जा रहे हैं क्या सेकंड अथॉरिटी के द्वारा? नहीं ना, पुरानी सिक्कों के ऊपर ही मयूर सब कुछ हो रहा है ना, नई नक्काशी दी जा रही है ना? नहीं 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 नहीं, मयूर दोस्तों देखो ये पूछ रहा है कि मेल्ट करके बनाया जा रहा है कि कोई मेल्टिंग की कोई प्रक्रिया नहीं है। देखो कीवर्ड देखो, कोई बात नहीं, अगर ये डाउट आ रहा है तो मयूर मेल्टिंग की तो कोई बात उठ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हैं, ठोकना। सेम मेटल के ऊपर जो एक मेटल अवेलेबल है उसके ऊपर आप कुछ ठोक रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी जो मोटिव बना हुआ है वो पुराना हो सकता है, थोड़ा साल पुराना हो गया हो, नहीं भी हुआ हो तो आपने, हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप ठोक ठोक कर उसको प्लेन करके थोड़ा सा चपटा वगैरह बना लो, वो जैसे मर्जी, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, 100 बातों की एक बात मयूर, कि पिघलाना नहीं है उसको, मेल्टिंग नहीं होगी उसकी, ठीक है। क्योंकि अगर मेल्टिंग होगी तो मेल्टिंग के साथ फिर यहां पर वर्ड लिखा रहता कि फ्रेश मेल्टिंग, तो फिर तो यही मतलब हो गया ना कि मेटल मैंने उनका यूज कर लिया लेकिन सिक्के तो फिर से फ्रेश मेरे ही हुए। वहां पर ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, बनी हुई हैं, और मैंने इस बारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी जोर की मारा है उस पर, नकाशी करी है मैंने कि उस पर मेरा सिंबल आ गया, ठीक है। अब जैसे ये जो 2 रुपए वाले जो सिक्के होते हैं, जो 5 रुपए वाले जो सिक्के होते हैं, 10 वाले जो सिक्के होते हैं, अगर आप ये देखो कि इनके ऊपर जो नकाशी है वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी वैसी हो रखी है, अगर आप इसके ऊपर कुछ, मान लो आपका जो, मान के लो आपका नाम एम से स्टार्ट होता है, अब वो एम नाम का एक जो डाई है जिसपे मोटा सा लिखा हुआ है एम, अगर मैं वो 10 रुपए के सिक्के पे मार दूंगा तो 10 रुपए के सिक्के पे जो एग्जैक्टली हर एक जगह पर क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये सामने वाले को हो सकता है कि प्रतीत ना हो पाए, समझ में ना आ पाए, वो ये समझे कि ऑल टुगेदर ये एम नाम का एक नया कॉइन है, समझ गए? ऐसे करा जाता है इसको। क्लियर है मयूर? तो दोस्तों यहां पर एक हिस्टोरियन है जिनका रेफरेंस हमें उपेंद्र सिंह मैम अपनी बुक के अंदर दे रही हैं, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है, ऐसे काउंटर स्ट्राइकिंग कॉइन्स के ऊपर। उनका नाम है मिस्टर शैलेंद्र भंडारे। मिस्टर शैलेंद्र भंडारे हमें ये बताते हैं कि काउंटर स्ट्राइकिंग जो कॉइन्स हैं ये कैसे हमें एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द रिलेटिव क्रोनोलॉजी। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है दोस्तों समथिंग एज कंपेयर टू अदर। आई रिपीट, रिलेटिव वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है समथिंग एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पर किसको किससे कंपेयर करा जा रहा है? सिंपली जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट रूल किसका आया एक रीजन के अंदर, सेकंड रूल किसका आया, तो ये सिक्के हमें बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था
इस बॉक्स के अंदर हम इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले कि विदाउट रेफरिंग टू एनी टेक्सचुअल सोर्स और विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, सिक्के हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ कैसे बयां कर सकते हैं। ओके, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री हम जान सकते हैं ऐसे काउंटर स्ट्राइकिंग कॉइन्स जो हमें महाराष्ट्र से मिले हैं अबाउट, स्पेसिफिकली अगर हम इन वाले कॉइन्स की बात करें जो 13,000 समथिंग के आसपास हमें मिले हैं ऑफ क्षत्रप रूलर्स एंड सातवाहन रूलर्स। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आसपास की हमें बात ही क्यों करनी, जितने स्टोरियंस को मिले 13,250 सिल्वर सिक्के टोटल मिले थे, लेकिन सारे काउंटर स्ट्रक कॉइन्स नहीं थे। उनमें से 9,270 सिक्के ही काउंटर स्ट्रक कॉइन्स थे। अब एग्जाम के अंदर ये फालतू के नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कह सकते हो एक बहुत प्यारा सा इंग्लिश का वर्ड है, होर्ड मिला है कॉइन का, भंडार मिला है कॉइन का। ठीक है, तो मिस्टर शैलेंद्र भंडारे हमें ये बताते हैं कि कैसे ये काउंटर स्ट्राइकिंग कॉइन्स हमें बता सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, छुपे हुए राज प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द क्षत्रप एंड सातवाहन रूलर्स। अब कैसे, थोड़ा सा ये जो सिक्के अलग अलग हमें जो मिले हैं इसकी थोड़ी सी गहराई में जाकर हम और अच्छे से समझते हैं अबाउट द क्षत्रप सातवाहन रूलर्स की दुश्मनी, अबाउट देयर कंटेम्प्रेरी नेचर एंड अबाउट वेरियस रूलर्स हु बिलोंग टू दीज डायनेस्टीज, और किसका रूल पहले किसका रूल बाद में, किसने किसके सिक्कों को बिगाड़ा। क्या ऐसा भी होता था कि तूने मेरे सिक्कों को बिगाड़ा तो मैं भी तेरे सिक्कों को बिगाड़ूंगा, अच्छा ठीक है बेटा तेरा भी गोल्डन पीरियड चल रहा है, मेरा टाइम आने दे, तो तूने मेरे सिक्कों को बिगाड़ा ना, मैं फिर से तेरे सिक्कों को बिगाड़ूंगा। क्या ऐसी दुश्मनी राइवलरी चलती थी क्या सिक्कों को लेकर, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था क्षत्रप रूलर नहापना के बारे में, नहापना के जो सिल्वर सिक्के जो थे, ठीक है, वो इशू करे जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडो ग्रीक सिल्वर कॉइन्स, जिनको कहा जाता था द्रचम। ठीक है, जो इसकी जो ऑफवर्ड साइड थी, ऑफवर्ड साइड कौन सी साइड होती है, फ्रंट साइड। तो जो इन सिक्कों की, नहापना के सिल्वर के सिक्कों की जो फ्रंट साइड होती थी, उसके अंदर हमें एक पोर्ट्रेट देखने को मिलता था अलॉन्ग विद द लेजेंड इन अ करप्ट फॉर्म ऑफ द ग्रीक स्क्रिप्ट, यानी कि ग्रीक स्क्रिप्ट लिखी तो गई है लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे वो लेटर्स ग्रीक में लिखे जाते हैं वैसे नहीं है, लेकिन ये स्क्रिप्ट ओवरऑल ग्रीक स्क्रिप्ट ही है। बैक साइड पर, रिवर्स साइड यानी कि सिक्कों की बैक साइड, इसके ऊपर हमें नहापना के जो खानदानी जो सिंबल्स होते थे, जो चित्र होते थे, एम्बलम उनके, जो कि खानदान की पहचान होती थी, जैसे हम एक दो लेक्चर पहले चोला, चेरास और पांड्यास के एम्बलम्स की बात कर रहे थे ना, ऐसे ही इनके भी एम्बलम होते थे। तो हमें वहाँ पर थंडरबोल्ट और एरो देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थंडरबोल्ट क्या होता है, अब जैसे सिक्कों पे इतने प्रॉपर थंडरबोल्ट तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। थंडरबोल्ट का जो सिंबल होता है वो कैसा दिखता है, आपने बिजली का निशान देखा होगा, ये ऐसा, ये वाला है ना, ऐसे जो ये बिजली के निशान होते हैं इसको हम थंडरबोल्ट कहते हैं। ओके, लाइटनिंग वाला जैसे जो निशान होता है, हम बिजली कड़कती है जैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे डायनेस्टिक एम्बलम इसके नहापना के सिल्वर सिक्कों पे देखने को मिलते हैं। तो एक बार के लिए अगर मैं आपको नहापना के, वैसे हमारी उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर भी ये दे रखे हैं, लेकिन मैं गूगल इमेजेस से थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इस मॉडल को देखो, लेफ्ट वाले को छोड़ो ज़रा एक मिनट के लिए, राइट वाले की तरफ अगर आप देखो, इस पूरे डायग्राम में आपको ये 4 सर्कल, जस्ट अ मिनट, कलर कुछ और लेते हैं, आपको इस पूरे डायग्राम में ये जो 4 सर्कल हैं ये अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये 4 सर्कल एक क्रॉस से ज्वाइन है। यहाँ पर इसके ऊपर एक हल्का सा ऐसा कुछ चंदामामा बन रखा है, जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट की शेप, आधा चंदामामा। अगर ये तो हो गया इसका फोरग्राउंड, अगर आप देखो तो बैकग्राउंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ बन रखी है, जैसे इतना पार्ट अगर आप इसका देखो, यहाँ आप कुछ देखो, इधर देखो, लेकिन जो फोरग्राउंड की जो चीज़ है वो इतनी बेटर तरीके से इस पे नक्काशी इसकी करी गई है। बैकग्राउंड की चीज़ अवेलेबल तो है, लेकिन फोरग्राउंड जो फ्रंट पर है इसकी हमारे पास थोड़ी सी क्लियरर पिक्चर है।
एज कंपेयर टू वॉट इज देयर इन द बैकग्राउंड. ओके, अब यहां पर अगर हम ये लिखें नहापना के सिल्वर कॉइन्स, तो आप इसको देखो, ये कुछ ऐसे हैं. अब अभी तो यहां पर आपको कुछ बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में कुछ फर्क नजर आ नहीं रहा है ना, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल कॉइन्स ही हैं, लाइक दिस वन. अब ये ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि ओरिजिनल कॉइन्स हैं? क्योंकि ये सच में ओरिजिनल कॉइन्स ही हैं. अभी इसके ऊपर काउंटर स्ट्राइकिंग नहीं करी गई है, क्योंकि नहापना के सिक्कों पर जो काउंटर स्ट्राइकिंग करी थी वो गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा करवाई गई थी. और उसके ऊपर फिर जब गौतमीपुत्र सतकर्णी जब अपने नए मॉडल्स को, अपने नए सिंबल्स को, मोटिव्स को स्ट्राइक करवाएगा, तब वो बन जाएंगे काउंटर स्ट्रक कॉइन्स. ओके, ये ओरिजिनल सिक्के हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप इसको ये थंडरबोल्ट और कुछ एरो का जो सिंबल है आप उसको मान सकते हो, लाइक दिस वन एरो एंड अ थंडरबोल्ट. थंडरबोल्ट वैसे तो मैंने अभी आपको दिखाया कि उसका प्रॉपर जो आज जो आप सिंबल समझते हो वो कुछ ऐसे होते हैं, बिजली जैसे साइन. लेकिन कॉइन्स पर जो न्यूमिस्मेटिक्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इसी को थंडरबोल्ट मतलब बेसिकली मान रहे हैं. ओके, खैर ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है. लेकिन क्या कह रहे हो मेगा? हाँ, वज्र, हाँ मतलब, हाँ नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब ये जो थंडर, हाँ वो देवी देवताओं का मतलब बेसिकली एक वो शस्त्र होता है ना, मतलब ग्रीक ग्रीक गॉड्स. हाँ हाँ, डिवाइन रूल को शो करने के लिए वो बनाते थे. हाँ, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि हम जो थंडरबोल्ट को आज समझते हैं ना जैसे सिंबल की फॉर्म में, वो ये है बेसिकली, है ना. तो जैसे मेघा हमें दोस्तों ये बता रही है कि ये जो थंडरबोल्ट है, तो रूलर्स इसको डिवाइन सिंबल के फॉर्म में बेसिकली यूज़ करते थे. तो इट वाज अ काइंड ऑफ वज्र जो कि देवी देवता यूज़ करते थे. जैसे, जस्ट अ मिनट, ये जो वज्र थंडरबोल्ट होता था वो कुछ इस प्रकार का है, राइट. जैसे ब्रह्मास्त्र जिसको हम जैसे समझते हैं ना, कि अर्जुन को जैसे ब्रह्मास्त्र मिला था, पशुपशास्त्र मिला था भगवान शिव से महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए. ठीक है, और भी जैसे आप मतलब जानते हो कि देवी देवताओं का ये एक वरदान की फॉर्म में होता है. तो यहाँ पर डिवाइन रूल को शो करने के लिए जो रूलर्स थे, जैसा कि पूर्णतला दहिया की बुक के अंदर भी पढ़ते हैं कि वो चित्र भी बनाते थे जिन देवी देवताओं की आराधना करते थे. उसके अलावा वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो वेरियस टूल्स होते हैं, ठीक है, उसको भी यूज़ करते थे अपने सिक्कों पर. तो मेगा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि अपने डिवाइन रूल को शो करने के लिए वो ऐसा करते थे रूलर्स. ओके, तो ये इनके डायनेस्टिक एम्बलम थे. एक थंडरबोल्ट हो गया, एक एरो हो गया. ठीक है, along with there is inscription given in ब्राह्मी एंड खरोष्टी. ठीक है, और जितने भी ये जो कॉइन लेजेंड्स थे देवर इन प्राकृत लैंग्वेज, और वही प्रोक्लेम करते थे कि ये जो नहापना है, ठीक है, ये एक क्षत्रप रूलर है ऑफ शहारत हाउस. अब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या हरकत करी, जैसा कि हम अभी तक इस डिस्कशन में जान चुके हैं अच्छी तरीके से. गौतमीपुत्र सतकर्णी ने काउंटर स्ट्राइक करवाया. देखो कीवर्ड आ गया ना यहाँ पर, हम इसको ग्रीन कलर से मार्क करते हैं. काउंटर स्ट्राइक करवाई नहापना के सिक्कों पर, यानी कि सेम जो उसके सिक्के जो सर्कुलेशन के अंदर थे उसके ऊपर एक नई नकाशी बनवाई विद हिज ओन सिंबल्स, अपने खुद के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए. तो अब इस केस में क्या हुआ होगा, जो हम यहाँ पर नहापना के, जस्ट अ मिनट, जो हम यहाँ पर नहापना के ओरिजिनल सिक्के अगर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सेम सिक्कों के ऊपर रीस्ट्रैकिंग करवाकर, जिसको हम बोलते हैं काउंटर स्ट्राइकिंग करवाकर, नई नकाशी बनवाकर क्या कर दिया, नहापना के सिक्कों के सिंबल्स को भेज दिया बैकग्राउंड में और अपने सिंबल को ले आया वो फोरग्राउंड में. ठीक है, तो यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिंबल्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि दीज कॉइन्स विच वर रीस्ट्रक काउंटर स्ट्रक बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी, दे इंक्लूडेड एन आर्च हिल सराउंडेड बाय अ प्राकृत लेजेंड, जहाँ पर वो अपना नाम देता है
ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कॉइन, ऑन द अपवर्ड साइड ऑफ द कॉइन। रिवर्स में वो भी अपने डायनेस्टिक एम्बलम बनवाता है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा था डायनेस्टिक एम्बलम, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के ही हैं। 4 सर्कल्स जहाँ पर बीच में इनके क्रॉस है, जॉइंट है बाया क्रॉस, और ऊपर एक आधा चंदा मामा जैसी शेप का कुछ बन रखा है, क्रीसेंट शेप का कुछ बन रखा है। तो यहाँ पर यही राइटर ने लिख रखा है कि 4 सर्कल्स joined by a cross with a small crescent on the top of one of the circle. न्यूमिस्मेटिक्स इसको उज्जैन सिंबल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं उज्जैन सिंबल्स। दिस इज एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ डायनेस्टिक एम्बलम ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है हमारे पास काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स का, ठीक है। Another interesting example of counter striking comes from certain coins issued by Nahapana, ठीक है, जहां पर हमें काउंटर स्ट्राइकिंग देखने को मिलती है नाहपना के सिक्कों पर, नॉट फ्रॉम गौतमीपुत्र सतकर्णी बट एक अननोन सातवाहन किंग जिसका नाम था शिवा सतकर्णी। ये जो कुछ जो ऐसे कॉइन्स थे जो कि शिवा सतकर्णी ने खुद भी इशू करे थे, ओरिजिनली मतलब शिवा सतकर्णी के कुछ कॉइन्स थे, उनको काउंटर स्ट्रक फिर करा नाहपना ने। तो जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, क्या सिक्कों के अंदर हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्या तूने मेरे सिक्के बर्बाद करे, कोई बात नहीं बेटा, अभी तेरा गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, एक बारी मेरा टाइम पीरियड आने दे, फिर मैं बताता हूँ कि तेरे द्वारा जो मिंट करे गए जो सिक्के हैं जो तूने मेरे बिगाड़े थे, ये तेरे फिर से बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप इसको देखो कि नाहपना के जो सिक्के हैं वो बिगाड़ रहा है शिवा सतकर्णी, फिर शिवा सतकर्णी के जो खुद के जो सिक्के हैं जब नाहपना का जो रूल आया फिर उसने उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइकिंग करवा दी। तो ये साफ तरीके से एक रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि कैसे कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ की वजह से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सिक्कों को लेकर ऐसी लड़ाइयाँ चल सकती हैं, ताकि ये अपने रूल को जनता के सामने ऐसा दिखा सकें कि हमारा रूल चल रहा है, अभी हमारा गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है और हमारा वर्चस्व कायम है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ राइटर ने, द फैक्ट दैट दीज टू रूलर्स वर काउंटर स्ट्राइकिंग ईच अदर्स कॉइन्स, ये इंडिकेट करता है कि ये एक दूसरे के हो सकता है कि कंटेम्प्रेरी हो। जैसे अभी तक हिस्टोरियंस क्या बोल रहे थे, जो कि मैंने आपको 2 एनालिसिस ये पहले ही दे दी। फर्स्ट रेफरेंस जो एनालिसिस हिस्टोरियंस के एनालिसिस की जो हमें मिलती है वो ये मिलती है, किसका रूल पहले आया किसका बाद में आया हम सिक्कों के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन अगर एक रूलर के द्वारा इशू करे गए सिक्के दूसरे रूलर ने उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करवा दिया, और फिर जो दूसरे रूलर के जो खुद के सिक्के थे, ओरिजिनल सिक्के थे, उसके ऊपर पहले वाले डायनेस्टी के रूलर्स ने काउंटर स्ट्राइकिंग करवा दिया, तो ये शो करता है कि ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं। काउंटर स्ट्राइकिंग जो है उसको जनरली इंटरप्रेट करा जाता है कि दिस इज़ अ ग्राफिक इंडिकेशन ऑफ कि पॉलिटिकल राइवलरी एक तरीके से जैसे दोनों डायनेस्टी के बीच में पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट युद्धों के मैदान से ज़्यादा सिक्कों के मैदान में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ राइवलरी, जो कि ये शो करता है कि किंग हैड द अपर हैंड ओवर द अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जब दूसरे का वक्त आएगा तो वो पहले वाले के भी सिक्के बिगाड़ेगा। तो राइवलरी जो यहाँ पर हमें इस केस स्टडी से जानने को मिलती है, इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट शहारत रूलर्स एंड सातवाहन रूलर्स, इज वेरी वेल नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ दीज कॉइन्स। और ये हमें दूसरे सोर्सेज से भी हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सिक्कों की नक्काशी को देखा जाए, उनके काउंटर स्ट्राइकिंग मॉडल को देखा जाए, तो हमें फिर इंस्क्रिप्शंस को भी यूज़ करने की नीड नहीं है। लेकिन सिक्के क्योंकि पूरी कहानी बयान नहीं कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन अगर हमें मिल ही रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, उसके साथ हमें सिक्के भी मिल रहे हैं, तो ये इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर ऐसी किसी स्टडी और ऐसी किसी एनालिसिस के लिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन के फॉर्म में काम कर रही है। ये इंस्क्रिप्शंस वैल्यू एडिशंस की फॉर्म में काम कर रही है। तो मिस्टर भंडारे जो हैं, जो हिस्टोरियन है, वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि काउंटर स्ट्राइकिंग जो है वो एक तौर तरीका था कि कैसे एक एक्सेप्टेबल एक्सचेंज मीडियम को, एक्सेप्टेबल एक्सचेंज मीडियम ये जो वर्ड है ध्यान देना, ये किसको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि लोग किसको यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ज़माने के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ मनी, जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे आप जिसको आज की इकॉनमी के अंदर कहते हो ना कि
ये है एक लीगल टेंडर मनी जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो उस टाइम पर जिसका रूल चल रहा है उसकी बैकिंग होनी चाहिए। तो अगर बैकिंग है उसकी तभी वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हमें दिखाता है कि काउंटर स्ट्राइकिंग के अब दूसरों का रूल आ चुका है। तो राजा महाराजा ये बताने की कोशिश करें कि हम नए सिक्के देकर आपको परेशान नहीं करना चाह रहे हैं कि पुराने वाले मेटल्स को थ्रो कर दो, वो मेटल के कॉइन्स को हमारे पास लेकर आ जाओ, कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट करवा दो, या इमीडिएटली हम उनके ऊपर उसके ऊपर डाई स्ट्रक कर करके ठोक कर पुराने वालों के ऊपर जो नक्काशी बनी हुई है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट तो नहीं करेंगे मेल्ट वगैरह कर, लेकिन उसी के ऊपर एक नई प्रकार की नक्काशी कर देंगे अपनी, ताकि वो पुराने वाली जो नक्काशी है वो चली जाए बैकग्राउंड में, हमारी वाली जो नक्काशी है वो आ जाए फोरग्राउंड में। ठीक है। तो इट वॉज सीन एज अ वे ऑफ एफिशिएंटली एंड स्विफ्टली प्रोवाइडिंग एन एक्सेप्टेबल एक्सचेंज मीडियम। जब पॉलिटिकल अथॉरिटी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चेंज होती थी, और इट अनाउंस द चेंज टू मनी यूजर्स ऑल्सो, कि लोग जो पैसा अभी तक यूज़ कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन नया रूल आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि राजा महाराजाओं को एक चीज़ को लेकर बड़ा कंसर्न रहता था। अब वो कंसर्न इस बात से था कि अगर हम लोगों को, ये वाली बात मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ इस लेक्चर में, कि अगर हम लोगों को फालतू में परेशान करेंगे कि आपके पास अभी तक ये वाले जो कॉइन्स हैं ये अब डिस्कार्ड हो चुके हैं, अब नया रूलर आने के बाद ये कहता है कि जनता को ये नए वाले कॉइन्स यूज़ करने हैं जो कि हम इशू कर रहे हैं। तो जनता जो है वो हो सकता है कि एलिनेटेड फील करे या फिर अपनापन फील ना करे कि रूलर तो मतलब ऐसे हैं कि बेसिकली ये तो चेंज पे चेंज करे जा रहे हैं मॉडल वगैरह। जैसे मतलब मान लो मोदी साहब ने क्या करा, 2016 के अंदर नोटबंदी करवा दी। अब तब से लेकर अभी तक इलेक्शंस तो हुए हैं, लेकिन बार बार बीजेपी की सरकार बन रही है। अब किसी और की पार्टी आई, अब उसने वो सरकार उन्होंने बना ली, फिर उन्होंने दोबारा से जो मोदी ने जो अभी तक नोट्स वगैरह जो इशू करवाए थे, नए वाले सिक्के वगैरह बनवा रखे हैं, इन सबको डिमोनेटाइज करवा कर वो अपने खुद का नए नोट्स ले आए। फिर दोबारा से किसी और की पार्टी आई, वो उनकी सरकार बनी, फिर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करवा दी। तो जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सरकार बन रही है, क्या नहीं, क्या मतलब हो रहा है उससे, क्या नहीं हो रहा है, क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी है, किसकी सरकार आ रही है, जा रही है, गिर रही है, बन रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी पार्टी से बनी है कि नहीं बनी है, जनता को इन सब चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जनता को ये लगता है कि हमें लंबी लंबी कतारों के अंदर अगर खड़ा होना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल टसल अगर नोट को लेकर या पैसों को लेकर ख़त्म ही नहीं हुआ, तो नोटबंदी तो अनाउंस करना सिर्फ 1-2 मिनट की बात होती है, जो कि टीवी पर आकर जनता के सामने जनता को बतानी है। लेकिन जनता परेशान नहीं होना चाहती है। और ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी भली बात ही पता है कि इतनी जल्दी हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं ये सिस्टम वगैरह। के मान लो कि मिस्टर मोदी ने इतने साल, जो कि 1947 से लेकर अभी तक हमारी जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसको म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट करवा कर एक अपनी खुद से एक नई तरीके से पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो है उन्होंने स्थापना कर डाली। अब किसी और की सरकार बनी तो उन्होंने फिर उसको भी म्यूज़ियम डिक्लेयर करके फिर से एक नई बिल्डिंग बनवा डाली। तो इससे इन्फ्लेशन प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर इतने सारे जो पेड़ वगैरह जो काटे गए थे, जो डिफॉरेस्टेशन का जो इशू था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं जनता को। तो जनता को ये पॉलिटिकल लड़ाइयों से टसल से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है जनता को। लेकिन एक चीज़ जो है वो कभी भी कोई भी रूलर देना, चाहे वो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, चाहे कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें, जनता को असहूलियत किसी भी वे में नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पुराने रूलर्स भी भली भांति तरीके से समझते थे। तो यही हमें हिस्टोरियन बताना चाह रहे हैं यहाँ पर मिस्टर भंडारे। वो हमें कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसिडरेशन में होता है, कि किसी भी चीज़ का कंटिन्यू रहना वो ये इंश्योर करता है कि लोगों का उस चीज़ पर भरोसा है, इन द ऑथेंटिसिटी एंड द वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पर मनी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो, जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एकदम से सडन चेंज आ जाएगा कॉइन के प्रकार में, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। और ये सर्कुलेटरी शॉक जो है ये कोई हिस्ट्री का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में इकोनॉमी का वर्ड है। जैसे हमारे पुराने 500 और 1000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेटरी शॉक का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। और लोग उस टाइम पर कितने परेशान थे ये भी चीज़ आप फील कर चुके हो। बीच में एक छोटी सी परेशानी लोगों को तब भी आई थी जब 2000 के नोट को
उनको डीमोनेटाइज तो डिक्लेयर नहीं करा गया था, लेकिन सर्कुलेशन से खींचा गया था और लोगों को टाइम दिया गया था कि इतने इतने टाइम तक आप बैंकों में इसको जमा करा दो। अब लोगों ने जो ऐसे सिक्कों की, नोट की, किसी भी करेंसी सिस्टम की, किसी भी फॉर्म ऑफ मनी की अगर जमाखोरी कर रखी होती है, तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक अंदर से ना क्रोध फील होता है, एक चिड़चिड़ाहट होती है, ठीक है, इस सर्कुलेटरी शॉक की वजह से, क्योंकि इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड मिसट्रस्ट अमंग द कॉइन यूजर्स। जैसा कि नोटबंदी के टाइम पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर्स में ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और एडिटोरियल्स आते थे कि एक औरत है, उसने अपने पति के पर्स से चोरी कर करके रोज़ 500,000 रुपये कर करके उसने अपने पास 5-10 लाख रुपए जोड़ लिए, जब तक वो नोट चल रहे थे। अब सडनली नोटबंदी हो जाती है तो उस औरत को अपने पति को बताना पड़ा, क्योंकि वो पैसे नोट की फॉर्म में जोड़ना तो जानती थी, लेकिन वो बैंक के अंदर खाता खुलवाना, बैंक के अंदर पैसों को डलवा कर यूज़ करना, वो ये नहीं जानती थी। वो पति के पर्स में से जब पति नहाने जाता था रोज़ निकाल लेती थी कि मुझे सब्जी लानी है, फिर कोई भी काम है। एक औरत पैसे बचाना जानती है क्योंकि उसको घर चलाना होता है, एक औरत लक्ष्मी का रूप होती है, तो वो निकाल लेती थी पैसे। अब उसने खुद के पास अपने ऐसे पैसे जो हैं 5-10 लाख 15 लाख ऐसे जोड़ लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत के अंदर अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइप की बात करें, 2016 की नोटबंदी से जो प्रभावित हुई और जिनको सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हुई थी वो थी देश की औरतें, क्योंकि उनको ना चाहते हुए भी इतनी मुश्किल से उन्होंने प्यारी तरीके से अपने हाथों को एक तरीके से बाहों में डालते हुए, पति को सेड्यूस करते हुए, जो 500,000 के नोट इतनी मुश्किल से जोड़े थे वो सारे उनको एक ही बार में बताना पड़ा जब डेडलाइन क्रॉस हो गई कि अब तो नोट जमा करवाना ही है, वरना ये पैसे जो हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो इतने सालों की चोरी, प्यारी वाली चोरी, औरतों की बेकार हो गई, ठीक है। तो ऐसा द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर एडिटोरियल्स आते थे एक फ़नी वे के अंदर, एक टॉन्ट मारने के लिए कि सरकार की डिमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये सर्कुलेटरी शॉक क्रिएट कर देता है, जिससे जो कॉइन यूज़र थे, जैसे अब औरतें मान लो आज के ज़माने की, उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी और एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि यार हम सिक्के यूज़ कर रहे हैं, हमारी क्या गलती, तुम्हारा पॉडकास्ट असल चल रहा है, तुम नए रूलर आए हो, तुम जानो ये राजनीति का माहौल वगैरह, हमारी क्या गलती, हम इस मेटल का फिर करेंगे क्या, किसको दे, कहाँ बेचे, कहाँ पिघलाएं, क्या करें हम इसका। तो अब ये रूलर्स, पुराने रूलर्स बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, तो वो क्या करते थे, नए सिक्के इशू, मतलब अगर हम समझें कि ये काउंटर स्ट्राइकिंग होती ही क्यों थी, है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी पावरफुल रूलर था, तो वो बेवकूफ़ है क्या कि मतलब नए सिक्के इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा था इधर उधर वो करके, जो भी उसकी फोर्सेस थी दक्कन रीजन के अंदर, उसका जो वर्चस्व था, तो वो क्या सिक्के मिंट नहीं करवा सकता था? बिल्कुल करवा सकता था, लेकिन उसे सर्कुलेटरी शॉक का और उसके साथ उत्पन्न होने वाली दो परेशानियां, अनसर्टेनिटी और मिसट्रस्ट अमंग द कॉइन यूजर्स का भली भांति तरीके से पता था, जो कि उसके रूल को बैकफायर कर सकती थी। तो पुराने रूलर्स भी इस चीज़ को भली भांति तरीके से जानते थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो होता क्या था कि जब नई पॉलिटिकल अथॉरिटी एक रीजन में अपना वर्चस्व बनाती थी, यानी कि यहाँ पर हम राजा महाराजा को ही बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के या उनकी डायनेस्टी, उनके खानदान के रूल को, तो वो अक्सर ये ट्राई करते थे, ये इंश्योर करने की कोशिश करते थे कि उनके जो कॉइन्स हैं, वो जो जनता अभी तक जो कॉइन्स यूज़ कर रही है उनसे डिफरेंट ना लगे। दे शुड नॉट लुक टू मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स, जो उनसे पुराने रूल करने, उनसे पहले जो पहले पुराने जो रूलर्स थे, जो रूल करने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा जो इशू करे गए जो सिक्के थे उनसे अलग ना लगे। तो ये रीज़न था कि जब नाहपना नासिक रीजन के ऊपर अपने वर्चस्व को कामयाब करता है, अपना बनाता है, अपना वर्चस्व, अपने रूल को स्टैब्लिश करता है, उसके जो कॉइन्स थे उसने उन पर एलिफेंट के सिंबल जो थे वो यूज़ करना बरकरार रखे। जो पुराने सिक्कों के ऊपर ऑलरेडी एलिफेंट्स की नक्काशी बनी हुई थी, तो नाहपना ने उसको बरकरार रखा, ठीक है। और एक हल्की सी मॉडिफिकेशन ये करी थी कि एक मॉडिफाइड फॉर्म की जो ट्री इन रेलिंग जो थे मोटिव्स, इसको बनाया था ऑफ द अर्लियर सातवाहन रूलर। जो उनके जो सिक्के थे उनके ऊपर ऐसे मोटिव्स होते थे कि ट्री जो हैं वो रेलिंग के अंदर एक लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, हल्की सी उसके अंदर बस चेंजेस करे थे ताकि जनता को ऐसा फील ना हो कि ऑल टुगेदर हम एक नया मेटल या एक नए नक्काशी के जो कॉइन्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर नाहपना के जो जुनार कॉइन्स हैं, उनके अंदर जो लॉयन एम्बलम जो था ओरिजिनल कॉइन्स के अंदर वो बरकरार था, ठीक है, जो कि पुराने कॉइन्स के अंदर ऑलरेडी बना हुआ था। एट द सेम टाइम जब वो अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना चाहता था नाहपना, तो ही मेड हिज पॉइंट ऑन द रिवर्स ऑफ द न्यू कॉइन्स इशूड फ्रॉम नासिक एंड जुनार,
जबकि जो सातवाहन जो थे उनका जो उज्जैन सिंबल्स था, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नहापनास सिंबल ऑफ थंडरबोल्ट एंड एरो एम्बलम। और यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सिल्वर कॉइन्स और ऑवर्स एंड रिवर्स ऑफ नहापना, जिसको रीस्ट्रक करा था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, तो ये हमने जो बॉक्स है ये कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर करा कि क्या मतलब होता है काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स का, जिसके अंदर हमने दो रूलर्स की केस स्टडीज़ के बारे में बात करी, फर्स्ट ऑफ शतरप रूलर्स एंड सेकंड ऑफ सातवाहन्स, जो कि हमें ये बताते कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, लड़ाइयाँ कैसे चलती थी, जो कि मॉनेटरी सिस्टम के अंदर कॉइन्स की सर्कुलेशन के अंदर निकल रही हैं इनकी लड़ाइयाँ। आई होप आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।